हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अप्रैल महीने के अप्रैल 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे बिहार के, उस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखा हो तो मैं जनवरी 2025 से लेकर के और दिसंबर 2025 तक के जितने भी करंट अफेयर्स था बिहार का इम्पोर्टेंट, वो सब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने तीन ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियो बना दिया है, जनवरी मंथ, फरवरी का और मार्च का। ठीक है, ये हमारा रहेगा अप्रैल 2025 का। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो अप्रैल महीने का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था ना, वो था सेपक टकरा विश्व कप से रिलेटेड। ठीक है, ये हाल ही में बिहार की राजधानी है पटना में आयोजित किया गया था। और न्यूज ये है कि इस जो सेपक टकरा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको क्या याद रखना है कि ये आयोजन पटना में हुआ था, जिसमें जो भारत की जो टीम थी ना, जो यहाँ पे आपका जो पुरुष रेगू टीम था, उसने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है आने वाले बिहार के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब उस इवेंट के थोड़े बहुत जो फैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसपे कि क्वेश्चन बन सकता है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर शुभंकर की बात करें तो ये भीम, ठीक है, भीम था। इस जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका शुभंकर भीम था, जो एक राजकीय जो हमारी पशु है जिसको गौर या बाइसन भी कहा जाता है, उससे एक प्रेरित है ये भीम। ठीक है, इसका आयोजन किया गया था 20 से 25 मार्च, और किसके द्वारा किया गया था? तो इंटरनेशनल सेपक टकरा एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, और ये आयोजन आपका हुआ था पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम, जो कि पटना में स्थित है। ठीक है, ये एक जो वर्ल्ड कप था ना, ये पांचवा संस्करण है, यानी कि ये पिछले 5 साल से इसका आयोजन हो रहा है और ये इसका पांचवा एडिशन था जो कि बिहार में आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 20 देशों के 304 से अधिक खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था और 20 देशों ने। इसमें थोड़े इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो जैसा हमने डिस्कस किया, तो इसमें जो पुरुष टीम था, एक जो मेन वहां पे उसने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, उसके बाद पुरुष और महिला का जो क्वाड टीम है, क्वाड यानी चार चार के ग्रुप में भी ये मैच ऑर्गेनाइज किए गए थे, तो क्वाड टीम ने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज जीता है। और महिलाओं की जोड़ी टीम यानी दो दो के ग्रुप में भी ये मैच हुआ था। एक तो देखिए, एक ग्रुप में हुआ था, ठीक है, एक क्वाड के फॉर्म में हुआ था यानी कि चार चार के, और एक आपका जोड़ी में भी हुआ था यानी दो दो के फॉर्म में। तो उसमें जो है आपका सिल्वर मेडल जीता था इंडिया ने। ठीक है, उस हिसाब से पदक तालिका में इंडिया ने जो है ना वो चौथा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, फोर्थ पोजीशन इस वर्ल्ड कप में इंडिया को मिला। और जो टॉप पोजीशन जिसने हासिल किया वो थाईलैंड था। ठीक है, जिसने टोटल 4 पदक जीता है, जिसमें 3 स्वर्ण और एक रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूज पे, जो अगला इंपॉर्टेंट न्यूज था ना। ठीक है, इसी पे रिलेटेड थोड़े मैं जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन जो ये ऑर्गेनाइज किया ना, उसके बारे में थोड़ी मैं बता देता हूँ। एक स्लाइड मैंने बना रखा था कि ये जो है ना इंटरनेशनल सेपक टकरा जो फेडरेशन है, इसकी स्थापना यही वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज यही करती है। जैसा कि अगर आप क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया है, जिसको हम लोग आईसीसी बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वैसी जो है एक इंटरनेशनल सेपक टकरा फेडरेशन का गठन किया गया था 1982 में, 1982 में, और यही ये वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, इसका मुख्यालय देखें तो बैंकॉक थाईलैंड में है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक इंडिया में भी फेडरेशन बनाया गया है, जो कि इंडिया में जितने भी सेपक टकरा इवेंट्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसका नाम रखा गया सेपक टकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका भी गठन 1982 में ही हुआ था, दिल्ली में जो एशियाई खेल हुआ था, एशियन गेम्स हुआ था। ठीक है, एशियन गेम्स दिल्ली में हुआ था। उसी एशियन गेम्स जो 1982 में हुआ था ना, उसी दिन इस सेपक टकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। ठीक है, देखिए सेपक टकरा अगर आप गेम देखें ना, इसको आप लोग सर्च कीजिएगा,
ये एक बीच में कोट लगा होता है सिंपल। ये जो हम लोग देखते हैं ना वॉलीबॉल जैसे छोटे बॉल होते हैं उसको हाथ से मारते हैं, तो इसमें सिंपली क्या रहता है, पैर से इसको मारा जाता है। एक साइड एक टीम रहती है, दूसरे साइड दूसरी टीम रहती है, और यहीं एक छोटी सी बॉल रहती है रबर की, और उसको पैरे के द्वारा किक करके और फिर पॉइंट्स गेन करके, और ये उसी प्रकार से ये गेम खेला जाता है। भारत में इसकी शुरुआत की बात करें तो 1980 के दशक में ना पहले बार ये नागपुर से शुरू हुई थी, ठीक है। और इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका जो हेड क्वार्टर हमको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो ये हमने पूरे डिटेल में ये सब जितने भी फैक्ट है ना, आप लोग बिल्कुल इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ना गंगा नदी के किनारे अवैध निर्माण को लेकर के है, ठीक है। तो खबर ये है कि हाल ही में, पहले मैं इनका एक परिचय करा दूं आपको, ये अशोक कुमार सिन्हा जी हैं। इनका नाम अशोक कुमार सिन्हा। ये पटना के रहने वाले। इन्होंने एक अपील, ये अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं और वो बोलते हैं कि जो एनजीटी ने 2020 में, ठीक है, एक आदेश दिया था जिसमें अतिक्रमण के शिकायत जो भी है ना उसमें गंभीर शिकायत हो, तो एनजीटी ने एक जो प्रोविजन लाया था कि अगर आप कंप्लेन करते हो तो एनजीटी द्वारा अगर कुछ अवैध निर्माण होता है ना उसको हटाया जा सकता है, ठीक है, उसको हटाया जाएगा। लेकिन एनजीटी के द्वारा एक उचित कार्रवाई नहीं की गई, ठीक है, जिसके कारण ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और बोलते हैं कि जो 2020 में जो एनजीटी का आदेश था उसको चुनौती देते हैं कि जो जितने भी अतिक्रमण शिकायतें जो है उसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, ठीक है। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी कर दी केंद्र और बिहार सरकार के अगेंस्ट, ठीक है। तो आप लोग को कॉन्टेक्स्ट समझ में आया क्या, कि जो 2020 का आदेश था उसको चुनौती देते हुए कि एनजीटी जो है सीरियसली नहीं ले रही है, जो कि गंगा नदी के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है, तो उन्होंने अपील करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील किया और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया केंद्र और बिहार सरकार दोनों को कि भाई ये क्या मैटर है, इसको आप लोग देखो, ठीक है। तो यही हमारा कॉन्टेक्स्ट है। अब अवैध निर्माण किस टाइप से हो रहा है, तो हम देखें तो वहां जो है ना बहुत सारे गंगा नदी के किनारे बस्तियां बनाई जा रही है, ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं जो इलीगल है, ठीक है। ऊंचे ऊंचे ईंट के भट्टे का निर्माण किया जा रहा है। इससे ये देखने को मिल रहा है जो गंगा नदी का नेचुरल फ्लो सिस्टम है और जो इकोसिस्टम है कहीं ना कहीं ये बहुत ही अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोग जानते हो तो गंगा नदी के जो फ्रेश वाटर के जो हिस्से हैं ना वहां पे डॉल्फिन बहुत ही समृद्ध मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। उससे ये जो इलीगल निर्माण हो रहा है ना उससे डॉल्फिन की भी जो इकोसिस्टम है उसको डिस्टरबेंस फेस करना पड़ रहा है, जिसके डॉल्फिन की जो संख्या है उसमें कमी होने के भी बहुत चांसेस जनरेट होते हैं। तो मेन खबर वही है और इसी इशू को अशोक कुमार सिन्हा जी ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर नोटिस जारी किया। यही न्यूज है, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में एनजीटी है क्या, ठीक है। तो एनजीटी का निर्माण गठन जो है एक राष्ट्रीय, जिसको हम लोग हिंदी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहा जाता है, इसका निर्माण आपको होता है, उसका गठन जो है 2010 में होता है, ठीक है। एक इंडियन गवर्नमेंट एक्ट लाती है जिसका एक्ट का नाम था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, ठीक है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, यानी कि वैधानिक निकाय है। अगर देखो आप स्टैट्यूटरी बॉडी किसको बोलते हैं, अगर कोई सरकार या हो केंद्र में हो तो केंद्र में आपका पार्लियामेंट होगा, या राज्य में हो विधानसभा में कोई एक एक्ट ला करके कोई संगठन का निर्माण करती है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो ये एनजीटी का जो गठन किया गया था ना, ये किया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत, ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य ये था कि जितने भी पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं ना उसको आप तेजी से निपटारा करो, ठीक है, जिससे कि जो भी पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे कोर्ट में जितने ज्यादा देर लगता है रिजॉल्व होने में, तो इसलिए एक अलग पर्यावरण संबंधी एक संगठन बना दिया गया कि भाई आप जो है ना फास्ट ट्रैक वे से पर्यावरण संबंधी मुद्दों को रिजॉल्व करो ताकि कोर्ट पे कम बोझ पड़े, ठीक है। एनजीटी जो है ना, ये अगर हम लोग बात करें तो दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया इंडिया
जहां पे एक पर्यावरण संबंधी जो एक ट्रिब्यूनल ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया है। ठीक है, तो इंडिया ऐसे थर्ड कंट्री है। फर्स्ट की बात करें ना तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो देश है उसमें एक पर्यावरण संबंधी जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है, और उसके बाद 2010 में जब इंडिया में बनाया गया था ना, तो थर्ड ऐसे वर्ल्ड में इंडिया कंट्री बन गया है, जो कंट्री है जिसने हमारे जो एक तरीके के पर्यावरण से रिलेटेड कंसर्न को देखते हुए एक स्पेशलाइज, यानी कि एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल का गठन किया था। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसमें यूएसए जितने भी बड़े कंट्रीज है ये नहीं है, लेकिन इंडिया ने एक कदम उठाया जो कि बहुत अच्छा था। ठीक है, तो हमने उद्देश्य की बात कर ली कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका आप लोग मुख्यालय देखेंगे ना तो ये दिल्ली में आपका हेडक्वार्टर मिल जाएगा, और उसके रीजनल क्वार्टर्स भी है। ठीक है, रीजनल ऑफिसेस भी आपको देखने को मिलेंगे, और रीजनल ऑफिसेस आपके 4 हैं। वो कहाँ, एक भोपाल, आपको पुणे, कोलकाता और चेन्नई में ये मिल जाएंगे आपको देखने को, इसके रीजनल ऑफिसेस। ठीक है, और इसमें ये प्रावधान किया गया है कि भाई जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू है ना, आप 6 महीने के भीतर इसका निपटारा करो। ठीक है, तो ये हमने जितने भी है डिटेल एनजीटी के बारे में डिस्कशन किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, एक मैंने एक यहाँ पे थोड़ा ऐड ऑन किया है एक टॉपिक। देखिए, हाँ, जितने भी गंगा रिवर से रिलेटेड बीपीएससी में अभी तक प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे हैं ना, तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक डिस्कशन कर देना चाहिए कि आप लोग को भी एक रिकॉल हो जाए, और थोड़ी कि भाई जो बीपीएससी है ना, कोई भी टॉपिक रहे उससे रिलेटेड कैसे पूछ सकती है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तो ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि गंगा नदी कितने जिलों से होकर के गुजरती है। ओके, तो ये 12 जिले, और 12 जिले कौन कौन से ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए। इसको आप कहीं नोट डाउन करके जरूर से जरूर लिखे, ये बिल्कुल दोबारा भी बीपीएससी एग्जाम में पूछ सकती है। उसके बाद ये भी पूछा था कि बिहार में जो है गंगा की सर्वाधिक लंबाई किस जिले की है। ठीक है, तो ये पटना था, लगभग 98-99 किलोमीटर तक ये जो है ना गंगा नदी पटना के जो कोस्टल जितने भी एरियाज है वहां तक फैली हुई है। तो पटना का जो सर्वाधिक लंबाई जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना वो कवर करती है। उसके बाद भागलपुर आता है सेकंड। तो मान लीजिए पहला तो पूछ दिया है, सेकंड आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए कौन सा जिला है, तो भागलपुर। उसके बाद गंगा बिहार में किस स्थान पे प्रवेश करती है, तो बक्सर जिले में एक चौसा जगह है। ठीक है, वहां से प्रवेश करती है। उसके बाद कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, तो पुनपुन नदी। ये सब प्रीवियस में पूछे हुए क्वेश्चन है बीपीएससी के द्वारा। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो आपको पता ही होगा, कोसी नदी को। ठीक है, तो ये जैसे गंगा से रिलेटेड ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया ना, तो सोचा कि जितने भी कुछ गंगा नदी से रिलेटेड पहले पूछा हुआ है ना, इसमें मैं डाल देता हूं ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है ना जेवियर विश्वविद्यालय के बारे में। ठीक है, तो न्यूज ये है कि 29 मार्च 2025 को ना हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया, जो कि लगभग 36 एकड़ में फैली हुई है। ठीक है, इसकी लोकेशन की बात करें ना तो ये आपका फुलवारी शरीफ क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, फुलवारी शरीफ जो एरिया है पटना में, वहां पे विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है, जो कि लगभग 36 एकड़ विशाल परिसर में फैला हुआ है। और इसको जो है ना एक बिहार में एक्ट ला करके पास किया गया है, अधिनियम, और जिसका नाम दिया गया था बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 के तहत इसे स्थापित किया गया। इसका संचालन जो है वो पटना जेसुट्स के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में ना बहुत विश्व प्रसिद्ध संगठन है। ठीक है, ये संगठन जो है नहीं सिर्फ जेवियर विश्वविद्यालय का भी देखरेख करेगा, संचालन करेगा, ये पहले जो है ना और 2 कॉलेजेस को भी इसकी देखभाल कर रहा है, इसका संचालन कर रहा है। ठीक है, और कौन से है, सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये जो पटना जो जेसुट्स जो है ना ये संगठन, ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध शिक्षा के क्षेत्र में है, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े हायर स्टडीज के इंस्टीट्यूशंस को जो है वो संचालित करते हैं। ठीक है, विशेषता की बात करें तो वही आपका आईटी से रिलेटेड यूजी पीजी जितने भी पाठ्यक्रम होते हैं, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, ये सब इस जेवियर विश्वविद्यालय में आपको उसकी पढ़ाई कराई जाएगी। तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं था, बस आपको अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दे
कि ये जो जेवियर विश्वविद्यालय है वो किस एक्ट के थ्रू बना है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 के तहत। आगे बढ़ते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट न्यूज था ना, वो कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना जो है उससे रिलेटेड है। तो न्यूज का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है ना, उसने क्या किया है, कोसी मेची जो अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना था ना, इंटर स्टेट जो लिंक प्रोजेक्ट था, उसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत के अंतर्गत शामिल कर लिया। यानी कि अब जितने भी सुविधा मिलती थी प्रधानमंत्री सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत, ये सब जो है इस प्रोजेक्ट को, यानी जितने भी फंड होंगे, जितने भी कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है इस कार्यक्रम के अंतर्गत, अब ये सब जो है इसको शामिल केंद्र सरकार के द्वारा करने के बाद ये सब इस परियोजना को दिया जाएगा। ठीक है, अब ये परियोजना क्या था, ठीक है, अब ये तो हमने कॉन्टेक्स्ट जान लिया, क्या कॉन्टेक्स्ट है। अब इसके बारे में थोड़ी हम लोग डिटेल भी जानते हैं। देखिए यहाँ मैं पूरे डिटेल में डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि बीपीएससी जो है ना, ये इसका क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदल गया है। अगर आप लोग पहले की तरह वन लाइनर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, तो इसलिए जो भी मैं टॉपिक डिस्कस करता हूँ पूरे डिटेल, ठीक है, मुझे खुद लगता है कि नहीं डिटेल में जानना चाहिए। मैं खुद पढ़ता हूँ, ठीक है, तो मैं भी डिटेल में पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ आप लोग को भी डिटेल में बतानी चाहिए, इसलिए मैं इतना डिटेल आप लोग के लिए सर्च करके लाता हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लिंक परियोजना है क्या? सिंपल, ये लिंक परियोजना की बात करें ना, तो कोसी नदी, जैसे कि हम लोग जानते हैं बिहार का शोक है, ये हर साल अपने कोर्स बदलने के लिए जाना जाता है, जिससे कि लार्ज अमाउंट पे ना जो है पानी अचानक से बढ़ जाता है, बाढ़ की स्थिति लाती है उत्तर बिहार के क्षेत्रों में। तो वहीं जो उसका अतिरिक्त जल जो है ना, वो बिहार के जो महानदी बेसिन में एक मेची नदी है, यानी मेची नदी जो महानंदा नदी की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, उस तक पहुंचाना है। ठीक है, यानी कि कोसी के जो अतिरिक्त जल है उसको मेची नदी जो है उस तक पहुंचाने के लिए एक लिंक परियोजना, और वही है कोसी मेची अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, बात समझ में आई। उसके तहत क्या होगा ना, एक पूर्वी कोसी जो नहर है, ईस्टर्न कोसी जो मेन कैनाल है ना, उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और पुनर्निर्माण करने के बाद इस नहर का विस्तार फिर कोसी जो मेची नदी तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। इस नहर का जो गठन है ना, इस नहर का जो निर्माण किया गया था 1954 में। ठीक है, और ये संयुक्त था, भारत और नेपाल की एक संयुक्त कोसी परियोजना थी। ठीक है, अब ये देखने को मिला कोसी जो है वो आपका नेपाल रेंज से निकलती है। मैं आगे वाले स्लाइड में बताता हूँ आपको कोसी और मेची नदी के बारे में, हम लोग मैंने स्लाइड बनाया उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल। तो ये क्या था कि हम देखने को ये मिला कि जैसे ही बरसात आता था ना, भारत और नेपाल के बीच क्या होता था, इतने सारे कोसी नदी के अपने कोर्स बदलने की वजह से बहुत बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। इसलिए ये 1954 में भारत और नेपाल ने मिलकर एक संयुक्त कोसी परियोजना पे काम करना चालू किया, और उसके अंतर्गत ये जो है कोसी के पूर्वी क्षेत्र में एक मुख्य नहर का निर्माण किया गया था, जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्वी कोसी मुख्य नहर। ठीक है, उस पर नहर बना करके और फिर पानी को अलग अलग डाइवर्ट करने की मंशा से ये निर्माण किया गया था। ठीक है, इस परियोजना का जो है ना, ये पूरे बिहार में जो है 4 प्रमुख जिलों पर इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, जो ये कोसी मेची इंट्रा स्टेट जो लिंक प्रोजेक्ट है ना, ये 4 डिस्ट्रिक्ट बिहार के जो है उसको प्रभावित करेंगे और उससे लाभ मिलेगा। और वो 4 डिस्ट्रिक्ट है अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। तो मेनली जो ईस्टर्न आपका है ना, जितने भी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, किशनगंज, अररिया, उसके बाद पूर्णिया, कटिहार, ये जितने भी है इनको ये लाभार्थी होंगे इस प्रोजेक्ट से। ठीक है, जैसा मैंने अभी बोला ना, ये कोसी नदी के बारे में और मेची इसके बारे में हम लोग डिस्कस अभी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े जब मैं बिहार का ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना, तो फिर आपको वहां पे डिटेल में मैं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा उससे पहले हम लोग जान लेते हैं आर्थिक सहायता बजट में कितने की फंडिंग की बात की गई है। तो जैसा कि हमारा कॉन्टेक्स्ट ये था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इसको प्रमुखता दी गई है। इसका कुल लागत आएगा आपका 6,288 करोड़ लगभग। ठीक है, जिसमें से आपका जो है ना केंद्र सरकार लगभग 3,652 करोड़ आपको सहायता प्रदान करेगी।
ठीक है। ये केंद्रीय बजट में भी जो है ना 2024-25 के बजट में बिहार के लिए जो घोषणा की गई थी ना 11,500 करोड़ बाढ़ नियंत्रण जो पैकेज मिला था बिहार को, ठीक है, उसमें कोची मेची लिंक को भी, जो कोसी मेची लिंक परियोजना है ना उसको प्राथमिकता दी गई थी। तो टोटल जो है ना इसकी बजटिंग की बात करें तो ये जो लिंक करने के लिए 6282 लगभग 6000 करोड़ का ये बजट है, जिसमें 3652 करोड़ केंद्रीय सरकार देगी और बाकी जो है बिहार स्टेट जो बिहार सरकार है उसके द्वारा लगाया जाएगा। तो ये उसके आर्थिक बजट होगा, ठीक है, कितनी सहायता केंद्र के द्वारा इसमें दी जा रही है। अब आते हैं ना थोड़ी कोसी नदी के बारे में हम लोग। तो देखिए कोसी नदी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल रिवर है। ये तिब्बत से निकलती है, ठीक है, ये तिब्बत मान लीजिए यहां से निकलती है और नेपाल के हिमालय क्षेत्रों से होते हुए ना ये आपको बिहार के निचली मैदानों इलाकों में बहती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी देखिए सुनकोसी, यहाँ पे आपको सुनकोसी देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सुनकोसी हो गया, ये अरुण हो गया, उसके बाद ये तमूर कोसी हो गया। ये तीनों आकर के और यहाँ पे मिलते हैं, एक जंक्शन का निर्माण करते हैं और वहां से फिर कोसी नदी बन करके और बिहार के जो है उत्तर बिहार में इंटर करती है, ठीक है। तो इसके सहायक नदी हो गए। उसके बाद कोसी नदी जो है ना, ये मैं आपको एक और फैक्ट कोसी नदी के बारे में, ये आप याद रखिएगा उसके सहायक नदी कौन से हो गए। कोसी नदी जो है ना आपके लगभग 7 से 8 ऐसे जिले हैं ना जिसको ये प्रभावित करती है बाढ़ के दिनों में, ठीक है। तो पहला तो सहरसा है, दूसरा पूर्णिया, खगड़िया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, अररिया और कटिहार। ये जो 7-8 जिले हैं ना उसको ये कोसी नदी प्रभावित करती है बाढ़ के क्षेत्रों में, ठीक है। तो इस लिंक परियोजना की वजह से कहीं ना कहीं ये जितने भी 7-8 जो जिले हैं ना ये उनमें बाढ़ की समस्या में कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर मेची नदी की बात करें ना तो ये एक जो महानंदा नदी है उसकी प्रमुख ट्रिब्यूटी यानी सहायक नदी है, ठीक है। ये क्या करती है, ये नेपाल के महाभारत पर्वतमाला से आती है और ये आपको किशनगंज में मिल जुड़ती है, ठीक है। अगर मेची रिवर की बात करें तो ये जो महाभारत रेंज है ना नेपाल में, नेपाल के महाभारत रेंज से निकलती है, ठीक है। और ये आ करके और किशनगंज जिले में महानंदा रिवर से मिलती है और वहां महानंदा रिवर से मिल करके इसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है महानंदा रिवर के, और फिर ये महानंदा रिवर जो है ये आपको गंगा में जाकर के मिल जाएगी, ठीक है। ये महानंदा रिवर, ठीक है। अब महानंदा रिवर जो है ना ये आपका ये भी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ठीक है। तो यहां से ये आती है और फिर जो मेची रिवर है ये महानंदा में मिलेगी, ठीक है, और फिर महानंदा जो है तो गंगा में आकर के बन जाती है। तो गंगा का एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है महानंदा ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा पूरे डिटेल कि कैसे कोसी मेची जो रिवर है उसका वो क्या कॉन्टेक्स्ट था, कितने जिलों को प्रभावित करेगी, उसके बाद आर्थिक सहायता कितनी है। कोसी नदी के बारे में मैंने शॉर्ट में ही बताया, बाकी डिटेल जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो पूरी कोसी नदी मैप के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मेची रिवर क्या है, कैसे फ्लो करेगी, सब मैप के थ्रू मैं वहां पे डिटेल में बताऊंगा या मैंने शॉर्ट्स में बता दिए, ठीक है। तो ये हमने पूरे डिस्कस किया इस टॉपिक के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे जो न्यूज है ना, आगे न्यूज है आपका बोध गया अधिनियम के बारे में, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है, अच्छा ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बताने के पहले एक मैं काम करता हूं, एक मैं थोड़ा मेन ये एक्ट के बारे में बताता हूं और इस एक्ट में कुछ खामियां है ना उसकी वजह से ये कॉन्टेक्स्ट बनता है न्यूज का, ठीक है। ये यहां पे क्या हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। अब इस एक्ट को पहले देख लेते हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट ऐसे प्रावधान थे ना जिसकी वजह से प्रदर्शन हो रहा है, वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो पहले देख लेते हैं। तो एक बोध गया अधिनियम 1949 है, ठीक है। ये एक बिहार राज्य का कानून है, ठीक है, जो वहां के प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे होगा, महाबोधि मंदिर जो गया में स्थित है, ठीक है, वो कैसे उसको मैनेजमेंट किया जाए उसका एक ढांचा निर्धारित करता है। कौन सा, तो ये जो बोध गया टेम्पल एक्ट है उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस लिखे गए हैं जो बताता है कि भाई महाबोधि मंदिर को कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे उसके रूल्स रेगुलेशन और उसके ढांचा को निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। और उसमें जो है
ये मेंशन किया गया कि भाई एक बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा, ये एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, फिर मैं वापस आता हूँ। तो कमेटी एक बनाई जाएगी, ठीक है, उस एक्ट में। उस कमेटी में बोला गया था कि टोटल 9 सदस्य होंगे, जिसमें 4 बौद्ध धर्मावलंबी होंगे, यानी जो बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं। 4 ऐसे मेंबर होंगे जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक अध्यक्ष के तौर पे वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होंगे वो अध्यक्ष का काम करेंगे, ठीक है, वो अध्यक्ष होंगे। टोटल 9 हो गया। अब अब यहां पे हम लोग कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। अब इन्हीं सबों के तर्क को देखने के बाद वहां पे जितने भी वहां पे बौद्ध भिक्षु है ना, वो सवाल खड़े कर रहे कि नहीं, ये जो है ना बोधि मंदिर, ये आपका किससे संबंधित है, तो बुद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। ये जहां भगवान बुद्ध को बोधि की प्राप्ति हुई थी, तो उसमें उनका कहना है कि जो 9 सदस्यों का मेंबर है, जो 9 मेंबर्स है, उसमें हिंदू की पार्टिसिपेशन की क्या जरूरत है, जब ये टोटल जो जो मंदिर पूर्ण रूप से बौद्ध भिक्षुओं के लिए है, ठीक है, बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें हिंदू का रहने का कुछ मतलब बनता नहीं, ठीक है। उससे उनका तर्क यह है कि जितने भी हिंदू सदस्य और जो अध्यक्ष होंगे, जो बौद्ध समुदाय का नियंत्रण कमजोर होता है और इसलिए मंदिर पर सही धार्मिक संचालन नहीं हो पाता, और इसकी वजह से जो है ना ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट समझ में आया होगा। तो इसी अधिनियम में ये जो उसके विरोध में तर्क दे रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा प्रोविजन जो है उसकी जरूरत नहीं है, तो इसी प्रोविजन को हटाने के लिए इसमें जो संशोधन ला करके इसको हटाया जाए, इसलिए प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये हमारा न्यूज था। होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस से संबंधित है, ठीक है। ये 24 अप्रैल की बात है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ना, ये कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं आपको। बिहार के मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया, ठीक है। यानी कि जितने भी भारत के पंचायत है, ये मधुबनी में कार्यक्रम हुआ, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो जितने भी पंचायत में अच्छे से काम किया गया, जितने भी मुखिया के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन किए गए हैं, उसमें उनको अवार्ड दे करके और सम्मानित किया गया। तो ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, इसलिए हो जाती है कि बिहार के जो समस्तीपुर जो हमारा जिला है, उसका एक पंचायत है मोतीपुर, ठीक है। अब मोतीपुर की मुखिया है प्रेमा देवी, उनको राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस पुरस्कार के तहत ना पंचायत को लगभग 50 लाख राशि भी प्रदान की गई, ठीक है। समझ में आ गया आपको कॉन्टेक्स्ट क्या है। उसके बाद जो ये मोतीपुर पंचायत है ना, उसको अलग अलग, देखिए इस जो राष्ट्रीय पंचायत दिवस में जो अवार्ड दिया जाता है ना, वो अलग अलग बहुत सारे थीम रखे जाते हैं, ठीक है। कहीं क्लीनेस पे हो गया आपका, उसके बाद बेटर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, तो ये अलग अलग थीम्स रहते हैं। लेकिन जो ये प्रेमा देवी जी को अवार्ड दिया गया है, जो मोतीपुर पंचायत की मुखिया है, उनको दिया गया है एक क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड, ठीक है। यानी कि उन्होंने पंचायत में एक तरीके से बेहतरीन रूप से को क्लाइमेट के बारे में लोगों को प्रेरित करना, क्लाइमेट को कैसे हम लोग प्रिजर्व कर सके, अच्छे से मेंटेन कर पाए, तो इस क्षेत्र में इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया काम किया है उनको, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने उनको सम्मानित किया, ठीक है। इस श्रेणी में ना देश के लगभग 3 पंचायतों का चयन हुआ था, ठीक है। तो पूरे देश में बिहार का तीसरा स्थान आया। और ये पुरस्कार, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास, जलवायु अनुकूल योजनाएं में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये फैक्ट हमने किया। तो मेन आपको याद क्या रखना है कि जो प्रेमा देवी है, ठीक है, वो मुखिया मोतीपुर पंचायत को ये अवार्ड दिया गया है। और पूरे जो विश्व में है वो कौन सा स्थान आया उनका, तो 3rd था। और ये किस क्षेत्र में हुआ है, तो ये पुरस्कार उनको मिला है क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड मिला है। जो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये महत्वपूर्ण योगदान, अगर आप पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जलवायु अनुकूल योजनाओं में वहां की जो मुखिया जी जो थी, उन्होंने बेहतरीन योगदान दिया, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस किया पूरे डिटेल में अप्रैल महीने का करंट अफेयर, ठीक है।
तो होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मई का भी है, पूरा मैं दिसंबर तक का कवर कराऊंगा, ठीक है। एईडीयू का एग्जाम या जो भी फ्यूचर में एग्जाम आने वाला है, सब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है आपको मिलता रहे। देन थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।